हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। राम राम जी। हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून, खुश रहिए, शुभम। हर हर महादेव, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, आज हमारे यहाँ बारिश हो गई है। आप लोगों के यहाँ? यस। हेलो, नमस्कार नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम बेटा। 7 करोड़ दे दो मैडम। मंडे मंडे आते हैं मेरे पास, है ना, ऐसा है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया मुझे। कल रात एक बच्चे ने बताया मैडम संडे को अपलोड किया है इन लोगों ने। जो भी है, मिल गया ना? देख लिया सबने? नहीं? नहीं मतलब क्या होता है? यस? नो? अच्छा, बारिश नहीं हुई है, अच्छा। यस, मिल गया। डन। हमारे यहाँ रात भर बारिश हुई है, सुबह उठते ही फिर जिम 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 जिम। जयपुर में मौसम हो गया है बारिश का। हो सकती है किसी भी समय। बादल आ गए हैं, है ना। मैंने कहा मेरे यहाँ अकेले क्यों तुम ठंड भेज रहे हो? जब आई हो तो हर जगह जाओ, तो मैंने भेजा है आगे भी। यस 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 यस। मिल गया। चलिए, देख लिया। कंप्लीट हो गया चैप्टर। समझ में भी आ गया होगा। चलो, तो इसी बात पे क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उससे पहले देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मानव में सामान्य रोग, किस तरीके से इनसे बचाव किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी की। बट उससे पहले केबीसी तो खेलेंगे, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो केबीसी में सबसे पहला क्वेश्चन अपना आज का जो रहेगा वो ये। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा केबीसी का है, मुझे बताइए भारत में एमटीपी कानूनन कब लागू गया? कानूनन रूप से लागू किया गया। कब लागू किया गया भाई साहब? जल्दी बताना जरा। हाँ, व्हेन? 7 करोड़ दे दो मैडम। अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं। वॉइस लो, ऐसा चांटा दूंगी ना। 1971 बिल्कुल सही। 1971 वेरी गुड। एक बोल रहा है मैम 1992। तुम पैदा हुए थे 1992 में? नहीं हुए तुम तो। फिर 92 क्यों बोला? तभी बोल देता जब तू पैदा हुआ था। हैं? 1971 बिल्कुल सही। तो पहला 1 करोड़ तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारे में बहुत सारे लोगों ने बोला 2017। भाई साहब 2017 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इस एमटीपी एक्ट में कुछ सुधार किए गए थे। सुधार ना बोल करके हम ये बोलेंगे कि कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे। उसको हम बोलते हैं कि लॉ को अमेंड किया गया था, लॉ का अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, यस। पहला क्वेश्चन 1971 बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहीं से आता है अपना। जल्दी से मुझे बताइए कि रेड्यूला किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? यस, रेड्यूला किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? एमटीपी क्या होता है? प्रबल सूद पूछा मैडम। एमटीपी होता क्या है? क्या लेक्चर देख क्या दोबारा नहीं पढ़ाया मैंने। भाग यहाँ से। एक बोल रहा भाग यहाँ से उसको जिसने बोला 2017 में होता है। मोलस्का, वेरी गुड। केवीआर हो रहा है मैडम, कौन बनेगा रोडपति? रोडपति क्यों बनाऊंगी यार मैं तुम्हें, मैं तो चाहती हूँ तुम करोड़पति बनो। इतना पैसा दे भगवान तुमको, इतना पैसा दे कि तुम्हें ऐसे नींद में आ जाए हमारे पास एक गरीब सी मैडम थी, चलो आज उनके अकाउंट में 500 रुपये तो डाल ही दें ऐसा। हाँ। यस, खूब करोड़पति बनो यार। सुबह शाम मैं तो मेरे बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, सब डॉक्टर बने, सब ऐसे नोट की बारिश करें। हाँ, भगवान सब पे ऐसे नोटों की वर्षा करना समय आने पर। मोलस्का बिल्कुल सही, वेरी गुड, नाइस। चलिए, एक लिख रहा मौला का, हाँ 8 नंबर बिल्कुल सही, वेरी गुड, यस। चलिए, रेती जीवा बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सही, सही जा रहे हो। चलिए, अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से मुझे बताइए रक्त शर्करा बढ़ाने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं? ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाते हैं? यस, रक्त शर्करा बढ़ाने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए जल्दी से मुझे। यस,
जल्दी बताइए, कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो रक्त शर्करा को बढ़ाने का काम करते हैं? यस। हम्म। इंसुलिन। ऐसा चांटा दूंगी ना, ले तुम्हारे सारे गए बेटा। एक रेड्यूला 1 करोड़ तुमने आज फिर भी जीत लिया, यहाँ भी तुम हार गए। टीसीटी बोल रहे भाई साहब, थायरोकैल्सिटोनिन आपका कैल्शियम के स्तर को मेंटेन करता है। थायरोकैल्सिटोनिन आपके रक्त में कैल्शियम डिक्रीज करता है। पैराथॉर्मोन रक्त कैल्शियम को बढ़ाता है। मैं कैल्शियम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शर्करा की बात कर रही हूँ। इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर को कम करता है भाई साहब। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है अगर इंसुलिन की कमी हो तो। बिल्कुल सही। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा? तो इसमें आ जाता है आपका ग्लूकेगॉन। वेरी गुड, ग्लूकेगॉन बोला किसी ने। ठीक है, थायरॉक्सिन हो गया आपका, थायरॉक्सिन हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया भाई साहब? और हो गया आपका, हाँ, ग्लूकेगॉन हो गया। कॉर्टिसोल हो गया, वेरी गुड। जो कॉर्टिसोल होता है ये भी ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। और कौन सा हो गया बेटा यहाँ पे? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, नॉर जो होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन बेटा, ये भी इमरजेंसी में आते हैं। और इमरजेंसी में बेटा ये भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं। जय बाबा की। हाँ, यू वांट मोर? आई गिव यू, लाई डाउन। यस, यहाँ तक क्लियर? ग्लूकेगॉन बढ़ाता है, थायरॉक्सिन बढ़ाता है, कॉर्टिसोल बढ़ाता है, एड्रेनलिन बढ़ाता है, नॉर एड्रेनलिन बढ़ाता है। एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बेटा इन्हीं के दूसरे नाम है। चलो, गए गई भैंस पानी में मैडम। अरे भाई साहब, क्या किया जाए तुम्हारी भैंस का? ये हो गया रक्त शर्करा बढ़ाने वाले हार्मोन। अगला क्वेश्चन मेरे को जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है जो, अच्छा ये नहीं बहुत सिंपल सा पूछूंगी। मैंने पढ़ाया इसलिए मैं पूछ रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। वमन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? यस, ये मैंने पढ़ा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वमन केंद्र कहाँ पर पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। मैम, डाला जाए मैम, 1 करोड़ डाला जाए। अभी रुको बेटा, 1 रुपए भी ना मिले। यार तुम, 7 करोड़ पानी में छपाक। 1 करोड़ पानी में गए छपाक, 2 करोड़ पानी में गए छपाक छपाक, 3 करोड़ पानी में गए छपाक छपाक छपाक। वेरी गुड, पॉन्स में पाया जाता है। वेरी गुड, कहाँ पाया जाता है? पॉन्स में पाया जाता है। ठीक है, चलो। कुछ बोल रहे मेडुला में, ऐसा चांटा दूंगी ना पॉन्स वालों। मैंने न्यूमोटेक्सिक सेंटर पढ़ाया है पॉन्स में, ठीक है ना? जरा सा घुमा दो तो घूम जाते हैं। याद करिए, बताया था कि आपका, ये देखो, 4 करोड़ भी पानी में गए छपाक 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 छपाक, सब लिख रहे हैं पॉन्स। मेरा बच्चा, मैंने बताया था पॉन्स में केवल आपका न्यूमोटेक्सिक केंद्र। और यहाँ पे मैं बता सकती हूँ बच्चों ने पॉन्स क्यों लिखा है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे न्यूमो लिख रही थी, फिर मैंने न्यू काट करके आपका वमन केंद्र लिखा। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उस मेड्यूला में बेटा आपका श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसी में आपका पाचन केंद्र, वमन केंद्र भी वहीं होता है। और वहीं पर बेटा आपका कार्डियोवेस्कुलर केंद्र यानी कि आपका हृदय संवहनी केंद्र भी पाया जाता है। हाँ, देयर इज नथिंग लाइक नोजी, ओके। हाँ, तो 4 करोड़ पानी में गए छपाक 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 छपाक। आ जाओ, मेरा राइट है। चलो, जिसका राइट है बधाई हो। हाँ, छपाक। जिसका रॉन्ग है उनके तो चले ही गए छपाक छपाक। चलो, 7 करोड़ गए मैडम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा। नो 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 नो, वाई टू गो देयर? हाँ, नॉट टू गो दिस साइड। मुझे ये बताइएगा, मध्यांश अंतराकाशी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की परासरणता को
बनाने में कौन से यौगिक, नो ही इज बिजी, कौन से यौगिक भूमिका निभाते हैं? कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किडनी की मेडलरी इंटरस्टिशियम, ले एक लिख रहा है 300 से 1200, सुमित क्वेश्चन तो पूरा पढ़ ले, सुन ले भाई। कौन से ऐसे यौगिक हैं, NaCl एंड यूरिया, वेरी गुड आकर शाक्या, पहली बार में दोनों एक साथ लिख दिया। एक लिख रहा है PCT, एक लिख रहा है NaCl, एक लिख रहा है अमोनिया, ऐसा चाट 5 करोड़ पानी में गए, छपाक 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 छपाक। यस इट इज NaCl एंड यूरिया, ये दो बेटा ऐसे यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं जो मेडलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस यस, पक जाए ऐसे, चल। अरे चाटा दिख रहा है? यू वांट मी टू हिट यू? NaCl एंड यूरिया, नाइस। चलिए 5 करोड़ पानी में गए, छपाक 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 छपाक। आ जाओ इसी बात पे अगला क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके लिए। जल्दी से मुझे बताइए, सामान्य प्रवाह आयतन कितना होता है? What is the normal stroke volume? What is what is normal stroke volume? सामान्य प्रवाह आयतन कितना हुए? 500 होता है, लो 70, एक लिख रहा है 500, एक लिख रहा है 5 लीटर, एक लिख रहा है 700 ml। भाई साहब मतलब 6 करोड़ पानी में, छपाक 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 छपाक। आई लव प्लेइंग दिस कौन बनेगा करोड़पति। चलिए, हाँ जी, इट इज 70 ml, 70 ml होता है बेटा आपका नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, जो होता है वो होता है 70 ml। कितना होता है बेटा? ये होता है आपका 70 मिलीलीटर या 70 ml। एक लिख रहा है 125 ml, ऐसा चांटा दूंगी। 125 ml बेटा आपका GFR होता है। GFR इज गुच्छिय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम आपका 70 ml ही होता है, ठीक है ना? एक मिनट बेटा, डन, समझ में आ गया? हाँ, प्रवाह आयतन पूछा था भाई साहब मैंने, ना तो मैंने हृदय निकास पूछा था। एक बच्चा मुझे कॉल कर रहा है, वहां पे मेरी आवाज आई तो मुझे पता लगा, मैंने ब्लॉक कर दिया है जो भी था, ऋषभ तिवारी को। हैं क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसा? ब्लॉक होने का ऐसा क्या शौक है? कल को सिलेक्शन होगा ना, तुम मुझे बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सब तो ब्लॉक पड़े हो। जिसने फोन किया है वो सब तो ब्लॉक पड़े हैं, तो सिलेक्शन होने का तुम मुझे बता भी नहीं पाओगे कि मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर तुम्हें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा, उसका नंबर लेना पड़ेगा। नहीं, क्या फायदा है ऐसा नंबर होने का जब हम ब्लॉक्ड ही हैं तो। आखिरी क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच कलर शुड आई यूज, दिस वन। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए है बेटा आपका 7वां। मुझे ये बताइएगा कौन सा रह गया चैप्टर? यस, जो ह्यूमरस होता है बेटा, ह्यूमरस का शीर्ष स्कैपुला से किस गुहा से जुड़ता है, या किस गुहा द्वारा जुड़ता है? तो ह्यूमरस का शीर्ष जो होता है बेटा, वो स्कैपुला जो है आपका पेक्टोरल गर्डल का भाग, ठीक है। मैम आपने गलत किया, मैंने क्या गलत कर दिया बेटा? हाँ, ग्लिनाइड गुहा, VN सर का समथिंग है ना? हाँ, ग्लिनाइड गुहा, ठीक है, ये सही जा रहे हैं बच्चे, ग्लिनाइड। अच्छा,
दिक्कत वो नहीं है, तुम सही भी जाते तो मैं एक वो ढूंढती हूँ जो गलत आंसर दे दे ताकि मैं छपाक छपाक कर सकूं करोड़ों रुपए को। क्लिनॉइड गुहा स्टार्टिंग में ढूंढूंगी तो अभी ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ, क्लिनॉइड गुहा जा रहा है, सही जा रहा है। हाँ, वो तो चीटिंग भी तो हो जाती है ना। नाइस, नाइस, वेरी गुड। चलिए, तो ग्लिनॉइड गुहा द्वारा जुड़ता है। अब यहाँ पर एक तो हमने बात कर ली है, तो आप मुझे ये भी बता दीजिएगा बेटा कि जो आपका फीमर होता है, जो अपनी उरु अस्थि होती है, थाई बोन होती है, वो कॉक्सल अस्थि से या पेल्विक अस्थि से किस गुहा द्वारा जुड़ती है? हाँ, अगर ह्यूमरस का शीर्ष ग्लिनॉइड गुहा में फंसा होता है तो आपके क्या नाम है, उरु अस्थि, फीमर का शीर्ष किस गुहा में होता है? मैम टेस्ट सिलेबस बता दो प्लीज। टेस्ट हुआ नहीं तुम लोगों का कल? एसिटाबुलम, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 1 करोड़ तो मैडम हम जीत ही गए ऐसा। हाँ, बधाई हो 1 करोड़ जीतने के लिए। कोई दे रहा हो तो ले आना, मुझे भी दे देना आधे 50 लाख कहीं बट रहे हो 1 करोड़ तो लेकर आना, 50 लाख मेरे, 50 लाख तुम्हारे। डन, डील पक्की, आगे बढ़े चलो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोग खत्म कर लिए थे, आज हम शुरू करेंगे प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, अगला टॉपिक है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ पर हम जानेंगे देश प्रेम, ठीक है मैडम हम आपके चक्कर में बैठे थे, आपने अब किसी और के ऊपर डाल दिया। वेरी चालाक मैम, वेरी चालाक। हाँ, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तक ऐसे ही पहुंच गई हूँ? यस, 50-50 है ना, डील डन। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रतिरक्षा, और इसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज प्रतिरक्षा? इसको हम बहुत सरल भाषा में बोलें तो शरीर की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है, क्या करें हम? तुम्हारा लिंक नहीं मिल रहा, तब तो उसमें 750 बच्चे ऐड हो चुके हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अभी ऐसे कैसे यार? आज सुनाई, वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक राहुल वर्मा हाँ, तो मैम हम ही पानी में चले जाते हैं छपाक, ये भी बढ़िया है वैसे, जाओ तुम। हाँ, अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरे को अपनी शक्ल मत दिखा देना, पानी में ही चले जाना छपाक छपाक करके। तो बेटा आपके इम्यूनिटी क्या होती है? लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ ऑन अ सीरियस नोट। ओके, आपने देखा होगा कि हम सब एक ही माहौल में, या आप जहाँ रहते हो आपके आसपास कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो आए दिन बीमार पड़े रहते हैं, बुखार आ गया, अरे जुकाम लग गया, अरे टॉन्सिल्स हो गए, अरे उठा नहीं जा रहा, अरे कमजोरी बहुत है, अरे ये अरे वो, मरे ही रहते हैं जब देखो तब। ठीक है, उनके शरीर के दर्द ही नहीं खत्म होते, उनको कोई ना कोई बीमारी भी लगी रहती है। वहीं बेटा ऐसे भी लोग हैं उसी समाज में जिनको आज तक बुखार नहीं आया। ठीक है, तो ऑल दो बुखार आना इज अ गुड थिंग। ठीक है, हम आने वाली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे कि बुखार आना अच्छी चीज है, बुखार आने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सारे जो लक्षण हो रहे हैं हो क्यों रहे? जब भी कोई रोगजनक आपका शरीर में प्रवेश करता है तो बेटा वो रोगजनक आपके जब शरीर में जाता है तो हमारा शरीर का एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है, और वो प्रतिरक्षा तंत्र उस बीमारी फैलाने वाले रोगजनक को मारने की कोशिश करता है, उससे फाइट करता है। ठीक है ना, तो हर एक व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता अलग अलग होती है। एक व्यक्ति जो आए दिन बीमार पड़ रहा है मतलब उसका प्रतिरक्षा तंत्र कहीं ना कहीं कमजोर है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो सालों में बीमार पड़ता है मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लिंक आज मिल जाएगा बेटा, मैंने उन लोगों से वो जैसे बाकी फैकल्टीज का मिल रहा है ना फोटो के साथ, जिसको मैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम और अलग अलग जगह पे पेस्ट कर सकती हूँ, आज वो आ जाएगा। उन लोगों को फोटो नहीं मिल रही थी यार इतने दिन से, अब फोटो मिल गई तो वो भेज देंगे आज, पक्का, प्रॉमिस।
प्रिया प्रॉमिस, डन। चलो, तो यहाँ पर बेटा बीमारियों से या बीमारी फैलाने वाले जो रोगजनक होते हैं, उन रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसको हम सिंपल भाषा में अगर इंग्लिश में बोल दें, इससे सिंपल वैसे हिंदी में तो कुछ हो नहीं सकता है। हिंदी में हो गया आपका बीमारी या रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता को बेटा हम प्रतिरक्षा कहते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, इट इज सिंपली द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ठीक है ना? चलिए तीन, तो ऐसा देखा जाता है कि जिसका प्रतिरक्षा तंत्र जितना अच्छा है, उसकी बीमार होने की संभावना उतनी कम है। तो इसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, बीमार होने की संभावना को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र होना, अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र होने के कारण बीमार होने की क्षमता या बीमार होने की संभावना, जिसको हम बोलेंगे ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र होने के कारण बीमार होने की संभावना कम होती है। ठीक है, अगर प्रतिरक्षा तंत्र आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं बीमार होने की क्षमता आपकी कम होगी। ठीक है ना? एक मिनट, डन। तो अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा है, मतलब आपकी ससेप्टिबिलिटी, मतलब बीमार होने की संभावना कम है। ठीक है, ये बहुत बेसिक से पॉइंट है। अब प्रतिरक्षा जो होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है। ये जल्दी से लिख लो, ये हो गया, ये हो गया, ये लिख लिया। वासु को दिखा दे प्रियंका, क्या दिखा दे वासु को, हम ही वासु को देख देख के दुखी हो चुके हैं। यस, तो प्रतिरक्षा जो होती है बेटा, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं बेटा? सबसे पहले होती है आपकी सहज प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी होती है बेटा आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सहज प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इन दोनों में कुछ अंतर होते हैं। क्या अंतर होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जो सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा, ये जन्म से उपस्थित होती है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, ये जन्म से उपस्थित होती है। सहज प्रतिरक्षा जो होती है, ये जन्म से उपस्थित होती है। ठीक है, जन्म से उपस्थित, प्रेजेंट बाय बर्थ, दिस इज प्रेजेंट बाय बर्थ, जन्म से उपस्थित होती है। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा, क्या चल रहा है बेटा यहाँ पे? मैं चैट ऑफ कर दूं भाई, चैट क्यों नहीं, यहाँ पे स्लाइड मैप क्यों नहीं आ रहा है? स्लाइड मैप क्यों नहीं आ रहा है? कैटेगरी अपनी फिर से देख लेते हैं एक बार। नोट 3 नीट बैच है अपना, यकीन नीट हिंदी, सब्जेक्ट है अपना जूलॉजी, शेड्यूल है 4, नो डीपीपी। लास्ट क्लास में जो डीपीपी दी थी उसमें प्रतिरक्षा के क्वेश्चंस थे, वो आपके आज होंगे। ठीक है ना? चलो, अब स्लाइड मैप आ गया है तो मैं आपके यहाँ से कमेंट ऑफ कर रही हूँ, चैट ऑफ कर रही हूँ, बहुत हो गया। चलिए, तो सहज प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो बच्चा पैदा होता है कुछ प्रतिरक्षा के साथ। ठीक है, और उपार्जित प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा है जो रोगजनक से या रोगजनक जीवों से, जीवों के शरीर में प्रवेश, रोगजनक जीवों के शरीर में प्रवेश करने पर बनती है। ठीक है, तो सहज प्रतिरक्षा जब बच्चा पैदा होता है तब से उपस्थित होती है,
उपार्जित प्रतिरक्षा कोई भी इंसान जो है वो पूरे जीवन काल में जैसे जैसे वो संक्रमित होता जाता है, संक्रमित मतलब कोई भी रोगजनक उसके अंदर प्रवेश करता है, उस रोगजनक को पहचानना और फिर उसके अगेंस्ट सैनिक बनाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उपार्जित। जिसमें आपके शरीर ने पहचाना ये बाहर वाला है, इसको मारो, और मारने के लिए उसने सैनिक बनाए, इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा बेटा अंतर क्या होता है, जो आपकी सहज प्रतिरक्षा होती है ये अविशिष्ट प्रकार की होती है। अविशिष्ट मतलब कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ये एक तरफ से सभी दुश्मनों को मार करके चलेगी, ये अभी समझाऊंगी। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा आपकी विशिष्ट प्रकार की होती है, मतलब कि स्पेसिफिक टाइप की होती है। ये पॉइंट हम समझ लेते हैं। जैसे सहज प्रतिरक्षा, जिस प्रतिरक्षा के साथ बच्चे का जन्म हुआ है उसके लिए कोई भी जीवाणु बड़ा छोटा नहीं होता, उसके लिए कोई भी विषाणु बड़ा छोटा नहीं है, उसके लिए वो हर एक रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी, जो भी बाहरी है वो शरीर में उसको नहीं जाने देगी, ठीक है। अगर कोई बाहरी शरीर में चला गया कोई भी, तो वो उसको पहले तो जाने से रोकेगी, अंदर चला गया तो उसको फंसा लेगी रास्ते में ही, फिर भी अंदर चला गया तो कोशिकाएं उसको खा जाएंगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा अविशिष्ट है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी भी जीवाणु विषाणु कवक कृमि सबके लिए एक तरह काम करेगी, समझे या नहीं। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि विषाणु ये ज्यादा घातक है इसको अलग तरीके से रोके, जीवाणु नहीं, ये सबको ही रोक, ये सबके प्रवेश को ही रोकेगी। नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम बाहर वाले हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, बात खत्म। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये जिस रोगजनक के लिए बनी है ये केवल उसी रोगजनक को मारेगी। एग्जाम्पल समझना कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होने वाला एक रोग है, विषाणु से होने वाला एक रोग है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। अब पहली बार अगर आपको स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स का वायरस शरीर में प्रवेश किया, आपके शरीर में जाकर के उसने आपको प्रभावित किया, आपके छोटे छोटे पूरे शरीर पे दाने आ गए, स्मॉल पॉक्स हो गया। अच्छा, जब तक आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने उसे पहचाना, कौन है ये, अपना तो ना लग रहा, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको खत्म करो, ठीक है। और पहले तो वो उसको पहचानेगा कि ये काम कैसे, अब ऐसे ही तो वो किसी को नहीं मार देगा ना जाकर के, उसको पहचानना, बोलते हैं ना अपने दुश्मन को मारने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि दुश्मन की ताकतें क्या हैं, दुश्मन काम कैसे कर रहा है। अब सामने वाला अगर बंदूक से मारा, तुम भी बंदूक से मार दो, तुम तोप चला दो, ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर तुम पर साइबर अटैक कर रहा है, साइबर अटैक समझते हो, वो तुम्हारे डेटा पर खेल रहा है, और तुम उसे बंदूक लेकर के मारो, दिखेगा क्या है। सामने वाले ने तुम्हारे यहाँ कोरोना वायरस भेज दिया और तुम चीन की तरफ खड़े हो गए बंदूक लेकर के, चलेगा क्या, ये तो बराबरी नहीं हुई ना। तो अगर आपको अपने दुश्मन को मारना है तो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन काम कैसे कर रहा है, और उसी हिसाब से आपको अपने सैनिक बनाने पड़ेंगे कि अच्छा अगर सामने वाले ने तोप भेजी है, हम भी तोप का जवाब तोप से देंगे, ठीक है। अगर सामने वाले ने मतलब साइबर अटैक किया है तो हम पहले अपने साइबर अटैक को रोकेंगे, फिर हम आगे वाले पे साइबर अटैक करेंगे। अगर सामने वाले ने हमारे यहाँ कोई वायरस भेजा तो हम उनके यहाँ कोई दूसरा वायरस भेज देंगे। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो दुश्मन की ताकतों को पहचानोगे नहीं जब तक, तब तक आप दुश्मन पे अटैक नहीं कर सकते, सीधी बात है। और हमें पता है, हर देश को पता है कि अगर उसके ऊपर कल को किसी देश ने हमला किया तो वो कैसे कैसे कर सकता है ना, कैसे कैसे कर सकता है। अभी हमें पता है कि हमारे ऊपर या तो इधर बॉर्डर वॉर्डर पे होगा तो या तो घुसपैठिए अंदर आ जाएंगे, ठीक है, बंदूक लेकर के, बम लेकर के आ जाएंगे। और हमें ये भी पता है कि उनके पास, हमारे जो दुश्मन है उनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, तो हमने अपने पास भी वो सारे हथियार तैयार रखे हुए हैं, आया नहीं, समझे या नहीं। तो ये विशिष्ट प्रकार की होती है। अगर स्मॉल पॉक्स वायरस को इसने पहचाना और स्मॉल पॉक्स वायरस पे अटैक किया, तो इसने स्मॉल पॉक्स के लिए एक अलग सेना बनाई कि देखो तुम्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ स्मॉल पॉक्स वायरस को मारने के लिए, तुम जाओ और उसे मार के आओ। तो स्मॉल पॉक्स को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बने उस वायरस को मारने के लिए, वो गए, उन्होंने सारे वायरस को खत्म कर दिया, ठीक। तो पहली बार में आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ उससे ठीक होने में आपको टाइम लगता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, हाँ या नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम, मैम प्राइमरी होस्ट कौन होता है, अजय जाके पिछला लेक्चर देख, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके अंदर लैंगिक जनन होता है, जैसे मैंने बताया था मादा एनाफिलिस मच्छर, ठीक है ना। चलो, तो पहली बार अगर हमें कोई रोग होता है तो उससे ठीक होने में हमें टाइम लगता है,
लेकिन अगर दूसरी बार सेम स्मॉल, अब इस बार हमें क्या है, इस बार हमने स्मॉल पॉक्स वायरस को पहचाना, हमने उसके अगेंस्ट अपनी सेना बनाई और हमने उस वायरस को मारा। लेकिन इसमें हमें टाइम लगा ना, क्योंकि हम जानते नहीं थे कौन है। हमने उसे पहचाना जो अंदर आया, फिर हमने उसके अगेंस्ट अपनी सेना बनाई ये देख करके कि वो कैसे काम कर रहा है, फिर हमने उसे मारा। लेकिन यही अगर स्मॉल पॉक्स वायरस दूसरी बार आपके शरीर में आएगा, तो दूसरी बार आपको स्मॉल पॉक्स के लक्षण नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे बेटा? क्योंकि दूसरी बार जैसे ही स्मॉल पॉक्स अंदर आएगा, आपके शरीर में एक कोशिकाएं होती है जिनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स मतलब याददाश्त कोशिकाएं, ठीक है, स्मृति कोशिकाएं। तो वो मेमोरी सेल्स एकदम वो उसे देखते, अरे ये तो वही है जो पहले आया था, अरे इसने शरीर का बहुत नुकसान किया था। तो जैसे ही बेटा वो आया अंदर, आपके मेमोरी सेल्स ने पहचान लिया ये तो वही है। अब मेमोरी सेल्स ने बोला चलो तुम तो तैयार, अब इस बार हमारे पास सैनिक बने हुए हैं, ट्रेंड है, वो कहेगा चलो जाओ इसको मारो। तो दूसरी बार स्मॉल पॉक्स अगर आपके अंदर वायरस आ भी गया पाएगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो उसको पहचान करके तुरंत उनको खत्म कर देंगी। समझे या नहीं? यस, समझे या नहीं? लेकिन ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस है उसी को मारेंगी। अब इस बार अगर एचपीवी आ गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आ गया, ये उसे नहीं पहचान पाएंगे, वो अलग चीज है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को नहीं पहचान, समझे या नहीं? तो ये जिस रोगजनक जीव को मारने के लिए बनी है, केवल उसी रोगजनक जीव को मार पाएंगी और किसी को नहीं मार पाएंगी। अगर अगला कोई आया है तो ये फिर उसको अगला पहचान, तो ये फिर उसको पहचानेंगी और पहचान करके बेटा ये उसे मारेंगी, और तब तक बेटा समय लग जाएगा। समझे या नहीं? समझे या नहीं? ठीक है, तो ये आपकी विशिष्ट प्रकार की होती है, जिस विशिष्ट जीव के अगेंस्ट ये बनी है केवल उसी को मारेंगी। लेकिन सहज ऐसी नहीं होती हैं। सहज जो होती हैं बेटा वो सबको एक तरफ से एक ही तराजू में तौलेंगी। समझे या नहीं? ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यस, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। जो सहज प्रतिरक्षा होती है या जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है बेटा, ये स्मृति के सिद्धांत पर आधारित होती है। स्मृति यानी स्मृति के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। लेकिन सहज प्रतिरक्षा को स्मृति वगैरह कुछ नहीं पता होता है, इसको स्मृति का, ये स्मृति पर आधारित नहीं होती, ये स्मृति पर आधारित। यस बेटा, आई विल गिव यू टॉयज। ओके, खून पी रहे हैं हमारा, क्या ही करेंगे। कम ले विद द टॉयज। डन, ये लिख लिया। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा की, फिर हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की। रिकॉर्डेड लेक्चर कब मिलेगा मैम? मोनू, रिकॉर्डेड लेक्चर कल अपलोड हो चुका है, मुझे बच्चों ने बताया। मैम सहज और उपार्जित में मम्मी का एग्जाम्पल दो, क्या मतलब बेटा? मैं समझी नहीं। मैम इस वीक तो बॉटनी की क्लास थी। नहीं बेटा, अगले वीक है बॉटनी की क्लास, ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा। डन, डन, नोटेड। चलो, तो मोनू भैया कल रिकॉर्डेड लेक्चर जा चुका है, आपने नहीं देखा, आपकी गलती है ये। हेडिंग डालिएगा इसके बाद सहज प्रतिरक्षा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले आएगा आपका सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा जो होती है बेटा, ये
4 प्रकार के रोध मतलब कि बैरियर्स द्वारा होती है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के बैरियर्स पाए जाते हैं, रोध पाए जाते हैं। कौन कौन से रोध हैं बेटा? सबसे पहला है आपका शारीरिक रोध। शारीरिक रोध जिन्हें हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। दूसरे होते हैं बेटा आपके कार्यकी रोध। इन्हें हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तीसरे आते हैं बेटा आपके कोशिकी रोध, सेल्युलर बैरियर्स। कोशिकी रोध, सेल्युलर बैरियर्स। और चौथे आपके आते हैं साइटोकाइन रोध या साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, 4 तरीके के इसमें रोध आते हैं। रोध मतलब बैरियर। बैरियर क्या होते हैं समझते हो? आप रोड पर चल के जाते हो, अगर पुलिस चेकिंग होती है तो पुलिस चेकिंग क्या करती है? मैम टेलीग्राम लिंक बता दो क्लास में, रुको मैं एक बार उनको रिमाइंड करा दूं कि आज वो दे देना। कहाँ है अब्दुल्ला का? एक मिनट बेटा, है ना? मैंने बता तो दिया है, मतलब इनको याद दिला दिया है। बाकी जो अपना चैनल है बेटा उसका नाम है, रुकना, जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका, ऐसा ही है ना? जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, दिस इज द चैनल नेम, जूलॉजी नीट हिंदी बाय डॉक्टर प्रियंका मिश्रा। और अभी करंट में इसके कितने मेंबर्स हैं? लगभग 735 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये लोग जो मैंने पहले लिंक दिया था शायद उसके थ्रू ज्वाइन कर लिए हैं, जो नहीं कर पाए कम्युनिटी पर दे दूंगी क्लास के बाद। ठीक है, अब क्लास में ही टाइम पे ही बुरा चलवाओगे क्या यार? चलो, अब यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा कमेंट को रोकती हूँ आप लोगों के। अब 4 तरीके के रोध होते हैं इस सहज प्रतिरक्षा में। रोध मतलब बैरियर्स, मैंने अभी बोला आप जब रोड पे चल के जाते हैं और आज अगर पुलिस का मूड है कि आज तो चेकिंग की जाए, क्या कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, कितने सीट बेल्ट लगा रहे हैं गाड़ी में, कितना है, कितने हेलमेट पहन रहे हैं स्कूटर पे या बाइक पर, कितने ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, कितने ओवर बर्डन लेकर के घूम रहे हैं। ओवर बर्डन तो स्कूटर पे 4 लोग 5 लोग जा रहे हैं, है ना? या आपके 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आज पुलिस ने मूड बना लिया कि आज उस एरिया में चेकिंग होगी, उस एरिया में रेकी होगी। तो उस एरिया में पुलिस क्या करती है, वो बैरियर्स लगाती है ना पीले रंग के, कि इससे आप आगे नहीं जा सकते, जाओगे तो चेकिंग के बाद ही जाओगे। तो बैरियर का मतलब एक तरीके से रुकावट हो गई। ठीक है, कि यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा शरीर भी 4 तरीके के बैरियर्स देता है। और ये चारों बैरियर्स क्योंकि एक बच्चा जन्म के समय लेकर पैदा होता है, इसलिए बेटा हम इनको सहज प्रतिरक्षा के अंदर इंक्लूड करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक चीज बेटा यहाँ पर मैं और बता दूं, एक चीज इससे पहले ही बता देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बाद में लिख लेना, अभी मत लिखना। ठीक है, वो ये कि जो प्रतिरक्षा होती है बेटा, इसके 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, इसमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा एक ही स्टेप पर नहीं मिलती है, इसके 3 लाइन ऑफ डिफेंस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बेटा, जो सेकेंड लाइन है
और जो थर्ड लाइन है इसमें क्या क्या आता है आपको वो भी पता होना चाहिए, इसको भी समझाऊंगी कैसे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है आपका शारीरिकी फिजिकल व कारिकी यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, शारीरिकी व कारिकी रोध। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा बेटा आपका कोशिकीय व सेलुलर व साइटोकाइन रोध, साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आती है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पे प्यार सीखेंगे, देश प्रेम सीखेंगे। ठीक है, हम हमारे घर में सुरक्षित बैठे हैं, हम क्लास ले पा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप पढ़ पा रहे हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ है हमारे उन सिपाहियों का जो बॉर्डर पर तैनात है। आया नहीं? आप सबको पता ये चीज। ठीक है, तो बॉर्डर पर तैनात सिपाही जो है बेटा वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, बॉर्डर पर तैनात सिपाही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब सबसे पहले तो वो ये कोशिश करेगा कि कोई बाहरी घुसपैठिया हमारे घर में आ ही ना पाए, हमारे देश में आ ही ना पाए, पहली चीज। फिर अगर कोई आ भी गया उनको चकमा देकर के, अगर कोई उनको चकमा देकर आ भी गया देश में, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आ जाते हैं? आपके स्टेट पे जो चौकियां लगी हैं वहां पर जो पुलिस है वो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं आपके बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स है वो। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मतलब देश के बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है आपके स्टेट के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स है, आपकी स्टेट जो फोर्स लगी हुई है। ठीक है, उसका ये काम है, अब देश में अगर घुसपैठिए आ गए तो अपने प्रदेश में ना आने दें। ठीक है, अब अगर प्रदेश में भी आ ही गए हैं चकमा देकर के कैसे भी, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में तुम्हें खुद हथियार उठाना पड़ेगा। हाँ या नहीं? उठाना पड़ेगा ना। अब अगर तुम्हारे घर में कोई घुसपैठिया घुस गया बंदूक लेकर के, तो तुम ये थोड़ा ना कोशिश करोगे अब पुलिस आए तो ही मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो चली बसता हूँ। क्यों भाई? कुर्बानी तो हो ही जाएगी, अब अगला बंदूक लेके खड़ा है, लेकिन शौक तो नहीं है ना कुर्बानी देने का। कोशिश तो करेंगे कि घर में भी एक छोटा सा चाकू उठा के उसकी आंख में मार दे, है ना। तो ये जो बेटा है जिसमें आपका शरीर खुद से कहता है अब इनका हो गया जो इन्हें करना था, अब हमारी बारी आ गई, हमें कुछ करना पड़ेगा, उसको बेटा हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। जब अपना शरीर बिल्कुल उस पर आ जाता है कि अब ये तो कुछ नहीं कर पाए, है ना, जो आपका सहज प्रतिरक्षा थी वो ना बचा पाई हमें, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद ही सैनिक बना करके इनसे लड़ना पड़ेगा, वो होती है बेटा आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और यही बेटा हमारे केस में भी होता है। ठीक है, बॉर्डर से कोई अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां पे बीएसएफ है, लेकिन फिर भी अगर कोई घुसपैठिया उसको चकमा देकर के आ गया तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गई। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पता लग गया कि भाई घुसपैठिया आ चुके हैं हमारे देश में, तो हर एक स्टेट की फोर्स एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, कि अपने प्रदेश में तो नहीं घुसने दे, प्रदेश में घुस रहे हैं वहीं इनको पकड़ ले। ठीक है, लेकिन उनको भी अगर कैसे भी चकमा देके कोई अगर घुसपैठिया तुम्हारे घर में ही घुस गया तो क्या तुम ऐसे आप आ ही गए हो तो मार ही दो, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अंकल जी अब आप आ ही गए हो तो फिर चला दो गोली, हम शहीद हो ही जाते हैं ना। तुम अपने लेवल पे खेलने की कोशिश करोगे कि मैं कुछ तो कर ही दूं इसका, है ना, मैं ही क्या पता गोल्ड मेडल ले लूं, भर्ती मुझे मिल जाए, है ना, सीधा मैं अफसरी बन के जाऊं, मोदी जी मुझे सम्मानित कर दें, जो भी है ना। तो अपन कोशिश करेंगे, अब कोई घर में आ गया है तो घर का छोटा चाकू उठा के उसको मारेंगे, अंकल लो तुमने हिम्मत कैसे की। बेशक तुम छोटा चाकू मारो वो तुम्हारी गर्दन काट दे, वो अलग बात है, लेकिन अपन कोशिश जरूर करेंगे, वो है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी में किसी भी रोगजनक से लड़ने के लिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी सहज प्रतिरक्षा के शारीरिकी और कारिकी रोध। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी सहज प्रतिरक्षा के कोशिकीय और साइटोकाइन रोध। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाता है आपका उपार्जित प्रतिरक्षा। ये आप पेज के टॉप पे लिख लो, बीच में मत लिखना क्योंकि बेटा वहां पर आपको मैं सहज प्रतिरक्षा को आगे कंटिन्यू करूंगी इसलिए। ठीक है ना, जल्दी से लिख लो। लुक, चलिए ये आप पेज के टॉप पे लिख लो। अब हम आ गए वापस से सहज प्रतिरक्षा में। तो सहज प्रतिरक्षा 4 तरीके के बैरियर्स या रोध प्रोवाइड करती है
और ये जो आपके चारों बैरियर्स हैं उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, और इनमें आपके पहले दो बेटा प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगले दो जो है ये आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अब एक एक करके बेटा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका, कहाँ गया यार पेन, एक तो पेन कहाँ रख दिया मैंने, जरिए। सबसे पहले आएगा आपका फिजिकल बैरियर यानी शारीरिकी रोध। अच्छा, नाम ही है फिजिकल बैरियर, मतलब ये बिल्कुल सामने ही खड़ा हो गया, नहीं मैं नहीं ही जाने दूंगा। ठीक है, फिजिकल बैरियर मतलब जो फिजिकली प्रेजेंट है। ऐसे कैसे चले जाओगे, हमें बोलते ना अच्छा जाना है जाना है, मेरी लाश से होके जाना पड़ेगा, तो उसकी लाश से भी होके निकल जाएंगे, वो वाला बैरियर है ये। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर में बेटा सबसे पहले आता है आपकी त्वचा, स्किन। ठीक है, आपको पता है कोई भी रोगजनक आपकी त्वचा में छेद करके तो अंदर नहीं ही जा सकता है। ठीक है, दूसरा बेटा आपके आहार नाल, आहार नाल, श्वसन मार्ग, जनन मार्ग आदि में उपस्थित श्लेष्मा परत, आदि में उपस्थित या आदि में स्रावित होने वाला श्लेष्मा या म्यूकस। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है, अच्छा त्वचा तो हमें पता ही है, त्वचा तो सीधा किसी को अंदर नहीं जाने देगा। ये म्यूकस क्या करता है बेटा, तो ये म्यूकस किसी भी, या किसी भी ना लिख करके डायरेक्टली लिख लेते हैं ना, ये रोगजनक को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, ये किसी भी रोगजनक को अंदर प्रवेश नहीं करने देगा। डन। तो सबसे पहले शारीरिकी रोध में दो आते हैं, एक आपका त्वचा फिजिकल बैरियर, स्किन खड़ी बाहर इसलिए कि नहीं मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगी, एंड दिस इज ट्रू, स्किन के थ्रू कोई भी रोगजनक अंदर जा भी नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा है बेटा आपका, और यही कारण है कि प्लाज्मोडियम डायरेक्ट नहीं जा सकता आपके ब्लड में, तो वो मच्छर के अंदर बैठ करके जाता है, मच्छर की लार ग्रंथि में बैठ करके जाता है, जीवाणुज के रूप में, स्पोरोजोइट्स के रूप में। दूसरा बेटा, अगर किसी, चलो स्किन ने तो बचा दिया, लेकिन स्किन में भी तो दो जगह छेद है ना। ठीक है, वैसे तो मतलब और भी है, यूरेथ्रा वाला जो छेद है, ठीक है, जो आपका जहां से मूत्र निकलता है वहां से भी तो बेटा कोई भी जीवाणु अंदर जा सकता है, विषाणु अंदर जा सकता है, योनि के थ्रू अंदर जा सकता है, जो गुदा द्वार है उससे अंदर जा सकता है, मुख द्वार है उससे अंदर जा सकता है, हाँ या नहीं। ठीक है, आपके ये जो कर्ण है, कर्ण में आपके जो छेद हैं इनसे अंदर जा सकता है। ठीक है, तो स्किन जहां नहीं है वहां से भी कोई भी आपका रोगजनक अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर वो प्रवेश कर गया, अब क्या करें, तो उस कंडीशन में बेटा उन सब जगह पर एक श्लेष्मा का स्राव होता है। ये श्लेष्मा किसी भी रोगजनक को अपने से चिपका लेती है और कोशिश करती है कि हम इसको अंदर ना जाने दें। अब आप कहोगे मैडम ईयर में कहाँ है श्लेष्मा, तो ईयर में श्लेष्मा नहीं है, लेकिन ईयर में ईयर वैक्स है, हाँ या नहीं, कर्णमोम है ना, ये किसी भी जीवाणु वगैरह को अंदर जाने से रोकती है ना, मोम अपने से चिपका लेती है, इसीलिए तो कानों की सफाई समय समय पे जरूरी है। पहला हो गया बेटा आपका शारीरिकी रोध। फिर आते हैं बेटा हम दूसरे पर, दूसरा है आपका कारिकी रोध, और कारिकी रोध को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और कारिकी रोध में क्या क्या आते हैं बेटा, अब अगर कोई त्वचा को पार कर ही गया फिर उसको हम कैसे मारें, तो इसमें आते हैं बेटा सबसे पहला आपके नेत्र में अश्रु, मतलब आंसू। आपने कभी ये चीज फील किया है कि अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा आपके आंखों में घुस भी जाए तो जब तक आप निकालते हो तब तक वो मर चुका होता है, हाँ या नहीं, क्यों,
ऐसा क्यों होता है? तो नेत्र के अश्रु में बेटा एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम किसी भी कीटाणु को, किसी भी रोगजनक को जो आपके नेत्र में प्रवेश किया उसको मार देगा। ठीक है। दूसरा बेटा, लार में उपस्थित, लार मतलब सलाइवा, ठीक है, सलाइवा में उपस्थित लाइसोजाइम, आपके सलाइवा में भी एक लाइसोजाइम जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो सलाइवरी एमाइलेज को बोलते हैं, सॉरी, सलाइवा में उपस्थित लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है बेटा, ये भी अगर आप भोजन द्वारा, जब आप भोजन खाते तो भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है तो आपकी लार में उपस्थित जो बेटा जो लाइसोजाइम है वो उस जीवाणु को मार देंगे। ठीक है। फिर भी अगर वो बच गया और आपके पेट में पहुंच गया, अब किसी को खाना खाने चबाने की नहीं, निगलने की आदत होती है, मुंह में रखा निगल लिया, मुंह में रखा निगल लिया, है ना, वो चबाने पर जोर ही नहीं रहा, क्यों ही अपने दांतों को परेशान किया जाए, क्यों ही जबड़ों को दुखाया जाए, खाओ और सीधा अंदर। तो उस कंडीशन में बेटा अगर लाइसोजाइम से वो बच गया, आपके पेट में पहुंच गया, तो आपके आमाशय में बेटा, आमाशय में एसिडिक पीएच है, आमाशय में अम्लीय पीएच, ठीक है, अम्लीय पीएच में, आमाशय में अम्लीय पीएच में जीवाणु या ऐसे बोलो रोगजनक जीव मर जाएंगे। ठीक है। रोगजनक जीवों को मारने की कोशिश की जाएगी आपके आमाशय में, क्योंकि वहां अम्लीय पीएच है। ठीक है, जल्दी से लिख लो। डन। ये हो गए बेटा कार्यकीरोध। समझ में आए कि नहीं? दोनों बैरियर समझ में आए? और ये दोनों बेटा आपके प्राइमरी, मैम साइड हो जाओ बेटा, मैम पूरी साइड हो गई थी निधि, अब तो लिख लो। ये दोनों बेटा आपके प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। मतलब इन दोनों की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से किसी भी रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने से ही रोका जाए। ठीक है, वो आपके मतलब ब्लड तक पहुंच ही ना पाए, इनका पहला काम तो वो होता है। डन। चलिए, तो ये हो गया आपके शारीरिकी और कार्यकी रोध। अब आते हैं तीसरा आपके कोशिकी रोध में। ठीक है, तीसरा आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स, यानी कि कोशिकी रोध। कोशिकी रोध में बेटा कुछ कोशिकाएं हैं, कोशिकी रोध, इनको हम बोलेंगे सेल्यूलर बैरियर्स। ठीक है, इसमें कुछ कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं? तो एक तो आ गई इसमें महाभक्षाणु कोशिकाएं, महाभक्षाणु कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। इसमें आ गए आपके पीएमएनएल ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल, ये एक तरीके के ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे पीएमएनएल का क्या मतलब होता है? पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोला हमने इसको बेटा? तो हम सबको पता है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनमें 5 लोब वाला न्यूक्लियस होता है। आया नहीं? पढ़ा था? आया नहीं? इनमें जो केंद्रक होता है उसमें 5 लोब तक हो सकते हैं। ठीक है, 5 उसमें लोब्स, लोब्स मतलब 5 उसमें गांठें हो सकती हैं, ऐसा न्यूक्लियर। तो पॉली मतलब कई सारे,
मॉर्फो मतलब दिखने में, न्यूक्लियर मतलब ऐसा ल्यूकोसाइट, ऐसा श्वेत रक्ताणु जिसके न्यूक्लियस दिखने में कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ, टीयर्स और सलाइवा में सेम एंजाइम है शहराज, सेम एंजाइम है बेटा। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं यार? बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, बहुरूप, बहुरूप केंद्रक श्वेताणु। श्वेताणु मतलब ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, जिनके केंद्रक के कई सारे रूप हो सकते हैं, ठीक है ना। ये भी वैसे न्यूट्रोफिल्स भी क्या करते हैं, भक्षण ही कर लेते हैं ना। तो ये भी आपकी भक्षाणु कोशिकाएं हैं, जो आए हैं बाहर से उनको खा जाएंगे, ठीक है। इवन आपकी महाभक्षाणु और ये दोनों की दोनों बेटा क्या होती हैं, ये दोनों की दोनों भक्षाणु कोशिकाएं हैं, किसी भी बाहरी जीव को खा जाएंगी, उसका भक्षण कर लेंगी। इसी के अंदर आते हैं बेटा आपके प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स। इसमें आ जाती हैं आपकी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स या एनके सेल्स, इनको हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको हम? एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और इसमें क्या आ जाती है, इसमें आपके मोनोसाइट्स आ जाते हैं। तो आपको पता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों ही, मोनोसाइट्स भी आपके क्या हैं, मोनोसाइट्स भी आपके WBCs हैं, और मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं, भक्षण करते हैं किसी भी बाहरी जीव का, है ना। और हमने ये भी सुना था, ये भी पढ़ा था कि यही कई सारे मोनोसाइट्स आपस में मिलकर के आपके महाभक्षाणु कोशिकाएं बनाते हैं, पढ़ा था या नहीं? ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा ये कोशिकीय रोध हैं कि अगर कोई जीवाणु या कोई रोगजनक फिजिकल बैरियर को पार करके, फिजियोलॉजिकल बैरियर को पार करके, मतलब उनसे बच निकला, तो कोशिकीय रोध उनको पकड़ लेंगे, ठीक है। कोशिकीय रोध उनको खा जाएंगे। PMNL का मतलब क्या होता है बेटा, लिखा तो है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ऐसे श्वेताणु, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs। हेलो, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर प्रिया। ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेताणु, जिनके केंद्रक कई सारे रूप रखते हैं, बहुरूपीय होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? मैम उदासीन रंजी पूरा लिखिए, हाय राम। बेटा न्यूट्रोफिल्स को ही हिंदी में उदासीन रंजी बोलते हैं। आपके इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जो आपके इओसिनोफिल्स होते हैं इनको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, एसिड से रंजित होते हैं। उदासीन रंजी पूरा लिखिए, लो भैया लिख लो, पूरा लिख लो तुम, PMNL उदासीन रंजी। न्यूट्रोफिल्स को ही बोल देते हैं उदासीन रंजी, ठीक है। समझ में आया? चलिए, ये हो गए आपके कोशिकीय रोध, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। यस, जल्दी से लिख लीजिएगा बेटा। और हो जाए तो बता देना। उदासीन रंजी पूरा लिखिए बेटा, जब आपको पता ही है तो फिर क्यों पूरा लिखवाना है, और नहीं पता है तो जानना क्यों है, जब जरूरी नहीं है इतना तो। डन। आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद आते हैं बेटा आपके साइटोकाइन बैरियर्स। डन। चौथे नंबर पे आते हैं बेटा आपके साइटोकाइन बैरियर्स। क्या आते हैं आपके? साइटोकाइन रोधी या रोध, साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। साइटोकाइन रोधी में क्या आता है देखो, इसमें क्या होता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं पड़ोसी कोशिकाओं को बचाने के लिए, या पड़ोसी कोशिकाओं को
हम बोलेंगे सतर्क करने के लिए, है ना, सतर्क करने के लिए। इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स नामक प्रोटीन का स्राव करते हैं। क्या होते हैं इंटरफेरॉन्स, ये आपको बताती हूँ जल्दी से, पहले आप ये लिख लो, फिर हम बात करेंगे कि इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं उस पर। डन। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं ये समझो। मैंने कहा विषाणु संक्रमित कोशिकाएं, कौन सी, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई, क्यों मरे जा रहे हो तुम लोग। वायरस इन्फेक्टेड सेल, सपोज ये एक कोशिका है, ठीक है, ये कोई भी एक कोशिका है, ठीक है, और इस कोशिका को एक विषाणु ने संक्रमित किया। विषाणु की संरचना हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये विषाणु है, ठीक है, इस विषाणु ने किसी भी कोशिका को अगर वो संक्रमित करेगी तो कैसे करेगी, अपना जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, उस आनुवांशिक पदार्थ को बेटा वो इस जीव में डाल देगी, और वो जो जीव है उस जीव के आनुवांशिक पदार्थ में जाकर के ये जो आपका ये है वायरस, ये अपने मोनोसाइट्स रॉन्ग है मैम, क्या मोनोसाइट्स रॉन्ग है, अब क्या हो गया भाई, क्या मोनोसाइट रॉन्ग है भाई, क्या गलत लिख दिया इसमें, सब सही है, बुक चेक कर लीजिए। किसको बोल रहे हो, रामचंद्र मुझे बोल रहे हो, किसे बोल रहे हो, मोनोसाइट्स रॉन्ग है, क्यों मोनोसाइट रॉन्ग है भाई, क्या मोनोसाइट भक्षण नहीं करते हैं, आ जाओ आ जाओ, रुक जाओ, देख लेते हैं ना। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, ये हो गए आपके पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, पीएमएनएल हो गए, ठीक है, कुछ प्रकार के श्वेताणु, अब ये जैसे कुछ प्रकार, और एक केंद्र, बेटा ये मोनोसाइट्स क्या है, ये एक केंद्रकाणु, मोनो एक केंद्रक मतलब जिसमें एक ही कोश वो है, केंद्रक है, ठीक है, मोनोसाइट्स वही हो गए, एक केंद्रकाणु हो गए, ठीक है, और आपके नेचुरल किलर सेल्स हो गए। क्या है मतलब, क्या चाहते हो, शुड आई ब्लॉक यू, कौन है ये रॉन्ग वाला, एक मिनट इसको मैं देखूं पहले, कोई आदर्श आदर्श करके है बच्चा शायद से, बेटा हम आपको ब्लॉक करा देते हैं, हम देखो गलत होते तो इसमें हमें कोई मानने में दिक्कत नहीं है, गलत कोई भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है ना, लेकिन ये जो सही है उसको रॉन्ग। आदर्श माथुर, व्हाट यू वांट बेटा, ये स्पैमिंग कर रहे हैं तुम ना, ज्यादा बॉन्ड मत बनो, ये आदर्श माथुर, अगर तुम ये सोचो तुम स्पैमिंग कर रहे हो, है मतलब लिखा गलत है, हे भगवान क्या गलत लिखा है मैंने, वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। मोनोसाइट्स, अच्छा मोनासाइट्स लिखा है, हे भगवान, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान इनको दीजिए। मोनोसाइट्स को अगर बेटा मोनासाइट्स लिख दिया तो काय मर जा रहे हो, हैं तुम लिख लो मोनोसाइट्स, कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें ज्ञान है इतना तो तुम मोनोसाइट्स लिख लो। लार में टाइलिन एंजाइम, टाइलिन बेटा वो नहीं होता है, मैंने बताया था ना, टाइलिन आपका जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज को हम बोलते हैं टाइलिन, ठीक है, लार में आपका यही होता है, लाइसोजाइम होता है जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है। जो टाइलिन होता है जो आपका वो सलाइवरी अमाइलेज होता वो लार में ही है, लेकिन उसका काम होता है बेटा स्टार्च का डाइजेशन, ठीक है, हे प्रभु आनंद दाता। तो अगर कोई विषाणु किसी कोशिका को संक्रमित कर दिया, ठीक है, तो ये कोशिका खुद तो चल बसेगी क्योंकि विषाणु इसके अंदर आ गया, विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो इसके अंदर आ गया, कितने तेजस्वी लोग हैं, सही बात है।
और वो अगर उसका आनुवांशिक पदार्थ आकर के इस कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ के साथ मिल गया तो अब ये कोशिका विषाणु के हिसाब से चलेगी, अब उसका खुद का तो चला गया सब, ठीक है। तो इस कोशिका से बेटा कुछ प्रोटीन्स निकलेंगे और इन प्रोटीन के अणुओं को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, ये इंटरफेरॉन्स जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये इंटरफेरॉन्स क्या होंगे, जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उन पड़ोसी कोशिकाओं से जाकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये इंटरफेरॉन्स जाकर के इन पड़ोसी कोशिकाओं से जुड़ जाएंगे, ठीक है, इन पड़ोसी कोशिकाओं से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर इनके ग्राही होंगे, ठीक है, यहाँ पर इनके ये ग्राही होंगे, इन ग्राही से जाकर के बेटा ये इंटरफेरॉन्स जुड़ जाएंगे और ये इंटरफेरॉन्स इनको बोलेंगे कि देखो ऐसा है भैया, हम तो जा रहे हैं, हमें तो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम बच जाओ। कैसे बच जाओ, ये इंटरफेरॉन्स जाकर के इन्हें मैसेज दे देते हैं कि वो वायरस ऐसा ऐसा है, अब तुम देख लो उससे कैसे बच जाए। तो ये एंटी ट्रांसलेशन या ऐसे बोल दो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है, एंटी ट्रांसलेशन प्रोटीन ऐसे बोल दो कि ये जो आपके पड़ोसी कोशिकाएं हैं, ये जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं, ये पड़ोसी कोशिकाएं ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करती हैं, टिप का निर्माण करती हैं, ठीक है। टिप मतलब ट्रांसलेशन, मुझे नहीं पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण कर लेती है। आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, है ना। तो ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगी, समझे या नहीं। तो ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन मतलब ये आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगी, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, एक और बार समझना, ठीक है। कि सबसे पहले आपके ये जो चारों रोध थे, इसको मैं समझा दूं उसके बाद लिख लेना। सबसे पहले कोई विषाणु जो आपके शरीर में प्रवेश कर रहा था, पहले तो शारीरिक रोध ने कोशिश की कि हम उसको रोक लें, है ना। हाँ, सेंट्रल लोगमा में पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है मयूर। तो पहले तो शारीरिक रोध ने कोशिश की इस विषाणु को हम अंदर ही ना जाने दें, है ना। लेकिन फिर भी अगर विषाणु अंदर चला गया तो कारिकी रोध ने कोशिश की कि नहीं नहीं, हम इसको यहीं चिपका लेते हैं म्यूकस से, इसको हम कोशिका तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन कारिकी रोध फेल हो गया। उसके बाद बेटा जो कोशिकीय रोध था, जो कोशिकाएं थी खाने वाली, है ना, आपकी नेचुरल किलर सेल्स हो गई मोनोसाइट्स, मोनासाइट्स नहीं, है ना, मोनोसाइट्स हो गए आपके, मैक्रोफेजेस हो गए, पीएमएनएल्स हो गए, इन सब ने कोशिश की कि हम इनको खा के खत्म कर देते, पर ये नहीं खा पाए, ठीक है। नेचुरल किलर सेल्स फैगोसिटिक नहीं होती हैं, वो खा नहीं सकती हैं, ठीक है, वो मारती हैं। और फिर जब ये तीनों फेल हो गए तब जाकर के साइटोकाइन बैरियर्स काम आए। अब ये एक और समझना, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई आतंकवादी तुम्हारे घर में ऐसे तो नहीं आया होगा, पहले तो उसने बॉर्डर को चकमा दिया, ठीक है, बॉर्डर पे जो बीएसएफ लगी थी उस बीएसएफ को उसने चकमा दिया, देश में प्रवेश किया। उसके बाद बेटा वो आपकी स्टेट पुलिस को चकमा देकर के उसने तुम्हारे स्टेट में प्रवेश कर लिया। स्टेट पुलिस के बाद वो तुम्हारी सोसाइटी के गेट पे आया, वैसे अपना सोसाइटी का गार्ड एकदम सतर्क है, कोई भी गाड़ी अंदर आती जाती है तो वो नंबर लिखता है, पूछता है क्या। अब उसने सोसाइटी का जो गेट कीपर था उसने उसको भी चकमा दे दिया और वो सीधा तुम्हारे घर में घुस आया, ठीक है। तो बीएसएफ को चकमा दिया, स्टेट पुलिस को चकमा दिया, सोसाइटी के गेट पे जो गेट कीपर बैठा था उसको चकमा देकर वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया। अब तुम्हारे घर में तो प्रवेश कर गया तो तुम तो मारे जाओगे, तो कंफर्म है, क्योंकि वो बंदूक लेकर के आया है ना। दिक्कत आएगी, मतलब जब तुम मारे जाओगे तो तुम ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप से अब आई गए, आओ अंकल पानी दे दें, पी लो, मार दो गोली, ऐसा तो नहीं करोगे। तुम अपने बचाव के लिए चिल्लाओगे, ठीक है, तुम चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ, इनके पास गोली है, इनके पास, तो पड़ोसी सुनेंगे, ठीक है। तो तुम पड़ोसियों को बेटा एक तरीके से सतर्क कर रहे हो चिल्ला चिल्ला करके कि बचाओ बचाओ बचाओ, इनके पास बंदूक है, ये मुझे मार देंगे, मुझे बंदूक से मारेंगे, मुझे गोली मार देंगे, मुझे चाकू मार देंगे, है ना। तो तुम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हो कि या तो मुझे बचा लो, और नहीं बचा सकते तो तुम तैयार हो जाओ, इनके पास बंदूक है, ये गोली भी मार सकते हैं, तुम्हारे पास बंदूक है तो निकाल लो, इनके पास चाकू है तो तुम उस हिसाब से भी तैयार हो जाना, समझे या नहीं। तो यही हुआ बेटा कहाँ, आपके चौथे बैरियर में, साइटोकाइन बैरियर्स में, जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं। अगेन विषाणु संक्रमित, जीवाणु संक्रमित नहीं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं बेटा,
वो सेल्स जिस कोशिका में वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया है, वो कोशिका बेटा एक प्रोटीन निकालेगी जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। अब ये कोशिका तो गई, इसको तो वायरस ने अपने हिसाब से बना दिया, इसका तो काम तमाम है, लेकिन ये कोशिका मरते मरते एक प्रोटीन निकाल के गई जिसको हमने बोला इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स बेटा जाकर के पड़ोसी कोशिकाओं से चिपक जाते हैं, मतलब उन पर जो ग्राही है उनसे जाकर जुड़ जाते हैं और उनको बता देते हैं देखो ये लेकर के आए। तो पड़ोसी कोशिकाएं, मतलब ये कह लो कि ये उनको पड़ोसी कोशिकाओं को जाकर ये टिप दे देते हैं, टिप दे देते हैं कि ऐसे ऐसा है वो। अब टिप मतलब पड़ोसी कोशिकाएं ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन का निर्माण करती है। ट्रांसलेशन इनहिबिटरी प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो विषाणु अगर उनके अंदर आ भी गया तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। समझे या नहीं? समझे या नहीं? सबको समझ में आ गया? ये होते हैं बेटा आपके साइटोकाइन बैरियर्स। हाँ, मोहित लिख रहा है 1K47। बेटा 1K47 ना हो गए, इट्स AK47। ये आतंकवादी AK47 लेकर आए हैं मैडम। मैम सुनो प्लीज मेरी भी। हाँ सारिया, हैप्पी फार्मर्स डे बेटा। किसान हैं तो हम हैं। देश के लिए जितना जवान जरूरी है सुरक्षा के लिए, देश में रहने वालों के उतने ही भरण पोषण के लिए किसान जरूरी है। सो यस, इफ इट इज फार्मर्स डे तो हैप्पी फार्मर्स डे। बलवीर आ जाएगा। बलवीर कौन है वो? जल्दी लिख लो बेटा ये। जल्दी से लिख लो, 1 मिनट है ना। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है आपका सहज प्रतिरक्षा। अब एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि हमें हर रोज बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो रोग के शिकार बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ही मतलब स्वर्ग में रह रहे हैं, यहाँ कोई जीवाणु नहीं है, कोई विषाणु नहीं है। जगह जगह है। इवन आप अभी भी अपने हाथ धोगे तो कितने जीवाणु निकल जाएंगे, है ना। तो ये जो बेटा जीवाणु विषाणु दिन भर हम जिनके कांटेक्ट में रहते हैं, पर हर एक जीवाणु विषाणु में बीमार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है बेटा कि हर एक जीवाणु हमें बीमार नहीं कर पाता? इसका कारण है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। ठीक है, जो भी परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता है, परपोषी मतलब जिसके अंदर रोगजनक प्रवेश करते हैं उसको बीमार करने के लिए, तो परपोषी की रोगजनक कारकों से लड़ने की क्षमता को उसका प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या उसकी प्रतिरक्षा कहते हैं, या प्रतिरक्षा क्षमता कहते हैं। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया वासु बिल्कुल ठीक है, रजनी कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो सहज प्रतिरक्षा होती है बेटा, ये एक प्रकार की अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। अविशिष्ट मतलब कि नॉन स्पेसिफिक। ये सभी रोगजनक को अंदर आने से रोकेगी। ठीक है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये जीवाणु है विषाणु, ये सबको ही रोकेगी। ठीक है, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़े करने का काम करती है। और इसमें 4 रोध आते हैं। सबसे पहले आपका शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर में बेटा हमारे शरीर का जो त्वचा है वो मुख्य रोध है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। इसके अलावा श्वसन, जठरांत और जनन मूत्र पथ, इन सबको आश्रित करने वाली एपिथेलियल
जिसमें श्लेष्मा लगी हुई है, ठीक है, या श्लेष्मा स्रावित होती रहती है। ये भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायक होती है, ठीक है। सेकंड आते हैं आपके कायकीय या फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो आमाशय में HCl का आना, मुंह में लार, आंखों में आंसू, ये सब बेटा रोगजनक की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। तो लार में और आंखों में जो आंसू होते हैं, इनमें आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। आमाशय में आपका HCl होता है। कोशिकी रोध हमने देख ही लिए, ठीक है। उत्कों में बृहद भक्षाणु जो आपके टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है, ये भक्षण करते हैं, नष्ट करते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं बेटा, ये भक्षाणु कोशिकाएं नहीं है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं बेटा, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये नॉन फैगोसिटिक होती हैं। नॉन फैगोसिटिक मतलब ये खाती नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं इनको हम बोलेंगे अभक्षाणु कोशिकाएं हैं। ये कैसी हैं? अभक्षाणु कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये भक्षण नहीं करती हैं, कोई भी जीव आया तो उसको खा नहीं जाएंगी। जबकि बाकी तीन जो है आपके मोनोसाइट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और आपकी महाभक्षाणु, ये तीनों की तीनों बेटा भक्षाणु कोशिकाएं हैं। ये भक्षण कर लेंगी, जो भी बाहरी जीव आया है उसको खा जाएंगी, ठीक है। ये आपकी फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, ठीक है आदर्श, मोनोसाइट्स। लेकिन जो आपकी नेचुरल किलर सेल्स है बेटा, ये अभक्षाणु कोशिकाएं हैं, ये खाती नहीं है, ठीक है। मैम मुंह में लार में कौन सा एंजाइम होता है? कश्यप बताया तो बेटा, लार में देखा जाए तो दो एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है, ये किसी भी जीवाणु को खा जाता है। दूसरा होता है आपका सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, वो बेटा स्टार्च का पाचन करता है। हम यहाँ पे पाचन एंजाइम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर बेटा बात कर रहे हैं आपके उन एंजाइम्स की जो जीवाणु को खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, या जीवाणु को मारने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका साइटोकाइन रोध। साइटोकाइन रोध में क्या आ जाता है बेटा? विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का स्रावन करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। ये असंक्रमित कोशिकाओं को चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर देती हैं, ठीक है ना, कि बच जाओ बच जाओ बच जाओ। अब सुधांशु लिख रहे हैं रॉन्ग रॉन्ग, मर जा जाके भाई। चलो, ये हो गया बेटा आपका सहज प्रतिरक्षा। अब हम बात करेंगे अगली है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, इसको हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरी होती है बेटा इसके अंदर आपकी, ये नाम हमने कहीं सुने सुने लग रहे हैं कि सुने सुने लग रहे हैं? हाँ, ये नाम हमने कहीं सुने, और सुने तो कहाँ सुने, जल्दी बता दो, कहाँ सुने हमने ये नाम? ह्यूमरल इम्यूनिटी, कहाँ सुने, जल्दी से बता दो। मैम एक ही बार में काम कर दूँ, मर जा बोल के, हाँ तो क्या बोलूँ अब इनसे पूछूं, बताओ मैंने कहाँ पे ओ और अ की मात्रा नहीं लगाई है? सुने हैं, कहाँ सुने ये बता दो बेटा। हाँ थाइमोसिन, बिल्कुल सही है। जो आपकी थाइमस ग्रंथि है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन है थाइमोसिन, वो थाइमोसिन आपके कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये आपके तरल प्रतिरक्षा में भी मदद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है, ये टी लसिकाणुओं द्वारा, टी लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें टी लसिकाणु की मुख्य भूमिका होती है, और तरल प्रतिरक्षा में बी लसिकाणु की मुख्य भूमिका होती है, बी लिम्फोसाइट्स की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, लसिकाणु मतलब लिम्फोसाइट्स, ये बेटा एक तरीके के आपके क्या हैं, लसिकाणु क्या होते हैं? लसिकाणु आपके WBCs हैं एक टाइप के, ठीक है ना, ग्रैनुलोसाइट्स हैं ये आपके,
लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लसिकाणु आपके एक तरीके की श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं। अब ये बेटा कई प्रकार की होती है, जैसे अगर हम टी लसिकाणु की बात करें तो इसमें सबसे पहली टी लसिकाणु होती है आपकी क्या बोलते हैं यार इसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसके हिंदी के नाम मुझे नहीं पता, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, अपर लेवल है थोड़ा। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिनको बेटा हम CD8 सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD8 सेल्स। दूसरी होती है बेटा आपकी हेल्पर टी सेल्स, इनको हम CD4 सेल्स बोलते हैं, CD4 सेल्स। फिर आती हैं आपकी सप्रेसर टी सेल्स, इन सब के काम बताऊंगी मैं आपको। और लास्ट में आती हैं आपकी मेमोरी टी सेल्स, स्मृति, ये मैं बता सकती हूँ स्मृति टी सेल्स। हेल्पर को हम सहायक टी सेल्स बोलेंगे। साइटोटॉक्सिक को मतलब पता नहीं, सप्रेसर को जो सप्रेस करती हैं पता नहीं, मतलब सबके बता दूंगी मैं, काम सबके बता दूंगी। बी लसिकाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके प्लाज्मा बी सेल्स और दूसरे होते हैं आपके मेमोरी बी सेल्स। इसमें जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं, ये प्लाज्मा बी सेल्स प्रतिरक्षी निर्माण करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो होता है बेटा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिरक्षी निर्माण करने का काम कौन करते हैं? आपके प्लाज्मा बी सेल्स करते हैं। अभी केवल इतना जान लो बेटा, एग्जाम आपका नॉर्मल होगा जैसा अभी तक होता आया है, ठीक है ना। अभी उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है, कंप्यूटर से होगा कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है बेटा। हाँ, मिस यू मैम हर्षित, बेटा यही हूं और जिंदा भी हूं, क्या हो गया ऐसा? हाँ, अच्छा, थैंक यू रोशनी। ये हो गए बेटा आपके प्लाज्मा बी सेल्स जो कि प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में AMI CMI क्या होता है, AMI CML क्या होता है बेटा? देखो, AMI हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। CMI मैंने आपको बता दिया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। डन हो जाए तो बता देना एक बार। यस मैम, हाइब्रिड मोड में काय काय का हाइब्रिड मोड रॉकी? नॉर्मल पेपर होगा ना। डन, रिपीट, मैं इन सबके काम बताऊंगी एक एक करके, अभी सिर्फ आप लिखो। एक चीज और यहां पर मुझे पढ़ानी है, आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा में प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, डन ना। यहां पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? जब कोई रोगजनक पहली बार शरीर में प्रवेश करता है, तब प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा उसे पहचानने, उसे आइडेंटिफाई करना है ना, पहचानने मतलब आइडेंटिफाई करना, वह उसके प्रति सेना बनाने, सेना मतलब प्रतिरक्षी बनाने में या प्रतिरक्षी बनाकर उन्हें, किन्हें बनाकर, ऐसे लिखो, रोगजनक को, रोगजनक को
खत्म करना, ये बेटा आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। ठीक है, प्राइमरी मतलब पहली पहली बार कोई भी रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश किया, वो तो प्रवेश कर गया, पर आपके प्रतिरक्षा तंत्र को उसे पहचानने और उसके प्रति प्रतिरक्षी बनाने में समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो उसको खत्म कर देगा। ये इतना क्षमता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास। ठीक है, जो प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं बेटा, ये लो इंटेंसिटी के होते हैं, निम्न तीव्रता के होते हैं। निम्न तीव्रता, निम्न तीव्रता के होते हैं, वह इन्हें समय लगता है। ठीक है, तो इन्हें बीमारी को खत्म करने में समय लगेगा, धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन इसके बाद बेटा जो द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, इसको बेटा हम एनेम्नेस्टिक अनुक्रिया भी बोल देते हैं, एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, एनेम्नेस्टिक। ठीक है, अनुक्रिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, सेकेंडरी या एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा, समान प्रतिजन या समान रोगजनक। जो रोगजनक है बेटा वो एक तरीके का एंटीजन है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रतिजन या एंटीजन। समान एंटीजन यदि दूसरी बार शरीर में प्रवेश करेगा, दूसरी बार शरीर में प्रवेश करेगा या प्रवेश करता है, तब पहले से तैयार प्रतिरक्षी उन्हें तुरंत खत्म करते हैं, तुरंत खत्म करते हैं किन्हें, प्रतिजन को। ठीक है, तो जो द्वितीयक अनुक्रिया होती है बेटा, ये तीव्र गति से होती है, ये हाई इंटेंसिटी है इसकी। ठीक है, तीव्र गति के साथ साथ बेटा वह कम समय में, वह इन्हें कम समय लगता है, वह इसे कम समय लगता है, तो ये तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, इतना कि दूसरी बार आपको बीमारी होगी भी नहीं, लक्षण आएंगे भी नहीं, उससे पहले ही बेटा वो जो रोगजनक है वो मर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। तो पहली बार बेटा जब कोई आएगा, सीधी बात है, पहली बार जब कोई आतंकवादी हमारे यहाँ आया, तो आतंकवादी का ये भी रूप हो सकता है, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो पहली बार अगर कोई आया तो हम उसे पहचानने में हमें समय लगेगा, हम उसे पहचानेंगे, फिर हम उसकी देखेंगे शक्तियां क्या हैं, उसके पास क्या क्या हथियार हैं, फिर हम उसको उस हिसाब से मारेंगे। तो पहली बार तो हमें टाइम लगेगा उसको पहचानने में, उसको उसके अगेंस्ट अपनी फोर्स तैयार करने में और उसे मारने में। लेकिन दूसरी बार अगर सेम वही आया, सेम, अब नया रूप लेके आ गया तो फिर टाइम लगेगा, लेकिन दूसरी बार अगर सेम वही आया आतंकवादी, तो हमें पता है वो ऐसा दिखता है, हमें पता है उसके पास क्या हथियार होंगे, हम सीधा उस पर अटैक कर देंगे। समझे या नहीं। तो पहली बार हमने कब अटैक किया, जब उसने हमारे देश में हमला कर दिया, 2-4 जगह बम फोड़ दिया, तो हमें पता लगा अच्छा अच्छा ऐसे भी आए थे क्या, इनको पकड़ो, इनको ढूंढो, इनको मारो। लेकिन दूसरी बार अगर वैसे ही आए तो हम उन्हें पकड़ के, वो हमारे देश में हमला नहीं कर पाएंगे, उससे पहले हम उन्हें मार देंगे, क्योंकि हमें पता ही ऐसे दिखते हैं, इनके पास ये हथियार है, हम उनको उस हिसाब से तैयार होकर के हम बैठे ही हैं। यस, कॉमन कोल्ड कैसे होता है फिर बार बार, विष्णु यादव याद करिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड याद करिए बेटा, मैंने आपको बताया था कॉमन कोल्ड का जो रोगजनक है वो है राइनोवायरसिस। राइनोवायरस ऐसे कई सारे विषाणुओं का समूह है जो आपके नाक को प्रभावित करता है।
किसको प्रभावित करता है? नाक को। एक विषाणु नहीं है, ऐसे कई सारे विषाणु हैं जो आपकी नाक को या अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ऊपरी श्वसन पथ है, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर एक तरीके के वायरस के अगेंस्ट हमने बना भी ली सेना, हम तैयार बैठे हैं, इसको मारेंगे अगर दोबारा आ गया, अगली बार दूसरा आ गया। वायरस के अलग अलग रूप हैं। तो राइनो वायरस बेटा मैंने बताया था ये एक वायरस का नाम नहीं है। राइनो वायरस उन सभी वायरस का समूह है जो आपके ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित कर सकता है। समझे बेटा या नहीं? हाँ, समझा बेटा? मैम चाय पिला दो अदरक वाली। मैम मुझे कॉमन कोल्ड ऑल टाइम रहता है बेटा, इट कुड बी एलर्जी देन। यार मैं कितनी बार तो साइड होती हूँ फिर वापस आ जाती हूँ। हाँ मैम साइड प्लीज। लो विमलेश, समझ में आया या नहीं? डेंगू भी मैडम कई बार होता है। देखो बेटा आपने वायरस जो होते हैं ना, वायरस जो होते हैं, ये वायरस जो होते हैं बेटा, इनके पास ना अपना रंग रूप बदलने की क्षमता है। और ये तुम सबने देखा है कोरोना के टाइम पे। पहले कोरोना वायरस आया, फिर उसका अल्फा मतलब डेल्टा वेरिएंट आ गया, फिर उसका अल्फा वेरिएंट आ गया, हाँ या नहीं? तो ये जो वायरसेस होते हैं इनके पास अपना आनुवांशिक पदार्थ ये बदलते रहते हैं। और जैसे जैसे इसका आनुवांशिक पदार्थ बदला, मतलब इनके हथियार बदल गए, और इनका हथियार बदल गया तो बेटा हमें उस हथियार को पहचानना है और फिर हम उसको मारेंगे ना। अब पहली बार आया था, हमने उसका हथियार पहचान लिया, अच्छा ऐसा है, इसको हम मारेंगे पकड़ के, तो पहली बार उसने। अब दूसरी बार हम उसी हथियार के साथ बैठे कि दूसरी बार फिर वही हथियार लेकर आएगा, पर वायरस चालाक है, वो इस बार नया हथियार लेकर के आ गया, मारो। अब फिर तुम उसे पहचानो, फिर तुम उसके अगेंस्ट सेना बनाओ, फिर उसे मारो, तो टाइम लगता है बेटा इसमें। ठीक है ना? समझे या नहीं? समझे या नहीं? मैम वायरस में आरएनए होता है बेटा, सारे में नहीं होता, पर हाँ ज्यादातर आरएनए वायरसेस होते हैं। हाँ तो बेटा आरएनए भी है जिनको हम रेट्रो वायरसेस बोलते हैं। ऐसे वायरस जिनके पास आरएनए होते हैं उनको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके आरएनए वायरस हैं वो आरएनए आपके अंदर सीधा आरएनए के रूप में, मतलब आरएनए के रूप में आपको अफेक्ट नहीं कर सकते। वो आरएनए पहले डीएनए बनाएगा। जितने भी आरएनए वायरस हैं इन सबके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए, ओ भाई साहब भाक्रोटा ब्लास्ट जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, मतलब रूह कपाने वाला ब्लास्ट, मतलब दैट्स नॉट, लेकिन वो कोई ऐसा आतंकवादी हमला नहीं है यार, कैसे वो, दैट्स एन एक्सीडेंट। पर कोई एक्सीडेंट इतना बुरा हो सकता है नहीं सोचा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा ही हो गया, बस ये समझ लो। भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस थी, वो गैस लोगों को घुटन कर रही थी। यहाँ पर बेटा आपका जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसके बराबर समझ लो। वो तो ये समझ लो सुबह का टाइम था, 5:30 पौने 6 का, तो इतनी भीड़ नहीं थी रोडों पे। सोचो अगर होता वो दिन का टाइम, जब भाकरोटा वाला रोड इतना गंदा भरा होता है, मतलब आई यूज टू गो टू माई कॉलेज, उस रोड से 18 किलोमीटर था। भाकरोटा वाला रोड ऐसे खचाखच जाम रहता है, लिटरली जयपुर अजमेर हाईवे वाला जो भाकरोटा जो रास्ते में पड़ता है उधर वाला रोड खचाखच, मतलब गाड़ी से गाड़ियां चिपकी हुई हैं, हॉर्न पे हॉर्न लग रहा है, ऐसा वाला ट्रैफिक होता है। सोचो अगर वो हादसा दिन में होता तो कितना और भयानक हो सकता था। रात में या अर्ली मॉर्निंग में हुआ जब ज्यादा गाड़ियां रोड पर नहीं होती हैं, ऑफिस का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, उस टाइम पर बेटा इतनी गाड़ियों में आग लग गई। तो सोचो दिन में अगर होता तो कितने मतलब गाड़ियां लाइन से लगी होती है, और जितनी ज्यादा गाड़ियां हर गाड़ी में ब्लास्ट तो उतना ही दूर था। भाकरोटा बहुत क्राउड वाला एरिया है, बहुत क्राउडेड एरिया है। दैट वाज रियली 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 मतलब रूह कपाने वाला ब्लास्ट या इंसिडेंट जो भी था। ठीक है, ये समझ में आया? तो आज की क्लास में बेटा इतना। अब इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या बोलती है। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है ये रोगजनक विशिष्ट होती है। जिस रोगजनक के अगेंस्ट बेटा ये बने हैं उसी रोगजनक को मारेंगे, अगले को नहीं मारेंगे। इनका जो अभिलक्षण है वो मेमोरी बेस्ड है, स्मृति पर है। इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो एक अनुक्रिया आती है, इसको बेटा हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ये निम्न तीव्रता की होती है और ये समय लगता है इसको होने में। ठीक है, बाद में अगर उसी रोगजनक से हमें सामना हो उस टाइम पर बेटा बहुत ही उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जो पहले के पूर्वाभास पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया क्या बोलते हैं यार,
जो पहले की स्मृति पर आधारित होती है, इसको बेटा हम पूर्ववृत्तीय एनेमनेस्टिक या सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और इससे ये हमें पता लगता है कि हमारे शरीर को पहली बार की मुठभेड़ याद है, तभी तो उसने दोबारा उस एंटीबॉडी को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। प्राथमिक और द्वितीयक जो आपकी प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर के रक्त में मौजूद 2 प्रकार के लसिकाणुओं से होती है, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु, जिसमें बेटा रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में, बी लसिकाणु मैंने बताया ना, हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं, जिनको बेटा हम प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और टी कोशिकाएं ये खुद से कोई प्रतिरक्षी नहीं बनाती हैं, लेकिन ये बी कोशिकाओं को मदद करती हैं ये प्रतिरक्षी बनाने में। ठीक है, यहाँ तक हमने आज में पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। दिस इज इट। मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, कल कोई 7 करोड़ के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है ना। अगले हफ्ते आपकी पूरी वीक की क्लास जो है अर्जुन सर लेंगे, उन्होंने पहले ही बोला था। इस हफ्ते लास्ट वीक मांगा था, मैंने उन्हें मना कर दिया था। तो आज हमने सहज प्रतिरक्षा पढ़ ली, ठीक है, और हमने उपार्जित का इंट्रो पार्ट पढ़ लिया है, उपार्जित के प्रकार पढ़ लिए, ठीक है। होमवर्क में बेटा आज नो डीपीपी है, तो जो आपको डीपीपी 2 दी गई थी आपको वही करना है। और आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस बेटा कर रहे हैं ना साथ साथ, जो जो टॉपिक में पढ़ाती जाती हूँ उसके क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ करते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल 1:15 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके बेटा।